Hello everyone. Today we are going to discuss section 460 to 466 CRPC irregular proceeding. चैप्टर 35 अनियमित कार्यवाहियों की बात करता है। न्याय प्रशासन से पूरी जनता उम्मीद करती है, पूरी पब्लिक उम्मीद करती है कि जस्टिस ही होगा, न्याय ही प्रदान करेगा। और अगर वहां यानी कोर्ट से ही हमें जहां की न्याय की उम्मीद की जाती है वहां किसी प्रकार की इरेगुलरिटीज होगी, अनियमितता होगी, किसी प्रकार की अनजस्टिस होगी, तो फिर जनता का भरोसा कैसे टिक पाएगा। तो हर लोग, हर पब्लिक, पूरी जनता यानी पूरी दुनिया ही, हर कंट्री के लोग अपने देश की जुडिशरी से उम्मीद करते हैं, न्यायपालिका से उम्मीद करते हैं कि वहां किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं होती है, पूरे तरीके से रेगुलर प्रोसीडिंग चलती है या पूरी तरीके से छानबीन करके एक एक साक्षी, एक एक कड़ी को जोड़ के और फिर न्याय तक पहुंचा जाता है। तो वही आज हम बात करेंगे सेक्शन 460 के बारे में कि अगर कुछ लिस्ट बताई गई है 460 में कि अगर इन केसेस में इरेगुलर प्रोसीडिंग हो भी गई तो कार्यवाही दूषित नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इससे इसका जो इफेक्ट होगा, इसकी इरेगुलरिटी से जो इफेक्ट होगा, तो कोई गंभीर या किसी को उससे हानि नहीं होगी, किसी के साथ अनजस्ट नहीं होगा। तो सेक्शन 460 बात करता है इरेगुलर प्रोसीडिंग के बारे में। तो वे अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित नहीं करती हैं। कोर्ट अगर गुड फेथ में, सद्भावना पूर्वक ये समझते हुए कि मैं इस कार्य को करने के लिए पूरी तरीके से इंपावर्ड हूं, सशक्त हूं, ऐसी कार्यवाहियां कर लेता है जो कि उसे नहीं करनी चाहिए या उसके क्षेत्राधिकार में नहीं है, तो भी ये 9 प्रकार की कार्यवाहियां बताई गई हैं 460 में कि अगर कोर्ट इसको एक्सरसाइज कर भी लेता है तो भी उसकी कार्यवाही दूषित नहीं मानी जाएगी। तो अगर कोर्ट 94 सीआरपीसी के तहत किसी को वारंट, तलाशी वारंट इशू कर देता है तो उसे इर्रेगुलर मैनर होने के बावजूद भी दूषित नहीं माना जाएगा। फिर अगर किसी अपराध का अन्वेषण सेक्शन 155 के तहत ऑर्डर कर देता है, यानी नॉन कॉग्निजेबल केस, असंज्ञेय अपराध के बारे में सेक्शन 155 सीआरपीसी के तहत इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर ऑर्डर दे देता है कोई मजिस्ट्रेट जो कि गुड फेथ में काम कर रहा है, तो वो भी दूषित ऐसी कार्यवाही नहीं मानी जाएगी। या फिर कोई व्यक्ति जो कि उसके क्षेत्राधिकार का है और बाहर भाग रहा है और 187 के तहत उसे पकड़ने का आदेश दे देता है, तो भी वो इरेगुलर मैनर में होते हुए भी कार्यवाही को दूषित नहीं माना जाएगा। या फिर उसने सेक्शन 190 क्लॉज 1 के ए और बी के तहत, यानी कि पुलिस रिपोर्ट मिलने पे या फिर कंप्लेन मिलने पे किसी मैटर का कॉग्निजेंस ले लेता है, किसी मैटर को संज्ञान में ले लेता है, तो भी ये इरेगुलर प्रोसीडिंग होने के बावजूद भी दूषित कार्यवाही नहीं मानी जाएगी। या फिर उसने 192 सब क्लॉज 2 के तहत मामले को हवाले कर दिया है, यानी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो कि इंपावर्ड बाय सीजीएम है, उसने अगर अपने जूनियर अथॉरिटी को यानी क्लास 2 को उसने मामले को ट्रांसफर कर दिया है, तो भी इरेगुलर होने के बावजूद भी ऐसी प्रोसीडिंग दूषित नहीं मानी जाएगी। उसने 306 के तहत क्षमादान प्रदान कर दिया है, या फिर 410 के अधीन किसी मामले को अपने पास बुलवा लिया है अपनी जूनियर अथॉरिटी से, या फिर वो स्वयं उसका ट्रायल करने लग गया है जबकि उसे ऐसी अधिकारिता नहीं थी, इरेगुलर प्रोसीडिंग होने के बावजूद भी ये कार्यवाही दूषित नहीं मानी जाएगी। या फिर उसने 458 या 459 यानी 458 कहें तो 6 महीने
6 माह के अंदर कोई दावेदार किसी प्रॉपर्टी का नहीं आता है, या फिर ऐसे लावारिस टाइप की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है जिसका कोई दावेदार नहीं आता है 6 मंथ के अंदर, तो वो सरकार के अंडर में आ जाएगी और सरकार उसको व्ययन कर सकता है, सरकार के व्ययनाधीन होगी। वही 459 अगर विनश्वर प्रकृति की संपत्ति है, ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो शीघ्र या प्रकृत्या क्षयशील है, जैसे एग हो गया, एग से भरा हुआ लदा हुआ ट्रक जा रहा था और उसे अपने कब्जे में कोर्ट में आके खड़ा हो जाता है, वो गलत तरीके से वो जा रहा था, तो उसको तुरंत ही सेल करना पड़ेगा, क्योंकि जो एग है वो तुरंत क्षयशील होने वाली चीज है, तुरंत नष्ट होने वाली चीज है। इसलिए ऐसी इनके अगर कोई दावेदार नहीं आते हैं, ऐसी विनश्वर प्रकृति की कोई प्रॉपर्टी है, कोई चीज है, तो तुरंत कोर्ट इसे बेच सकता है। तो अगर इस मामले में भी कोर्ट कोई अनियमित कार्यवाही कर लेता है, कोई ऐसी प्रोसीडिंग कर लेता है जो वो गुड फेथ में मानता है कि वो करने के लिए सशक्त है, तो भी ऐसी कार्यवाही दूषित नहीं मानी जाएगी। ये प्रीलिम्स के बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। इसे ये पूरे 9 चीजें अगर आपको 460 की याद हो गई तो 461 की बातें आपको याद रह जाएंगी, यानी कि ये जो चीजें इसमें नहीं आ रही हैं वो 461 में आएंगी। तो 461 अब देखते हैं कि ऐसी कौन सी इर्रेगुलर प्रोसीडिंग है, इर्रेगुलर अनियमित कार्यवाहियां हैं जो कि कार्यवाही को दूषित करती हैं, कोर्ट अगर इसे एक्सरसाइज कर लेता है। जैसे कि वो समरीली ट्रायल कर लिया है, संक्षिप्त विचारण कर लेता है, या किसी भी अपराध का सशक्त ना होते हुए भी ट्रायल शुरू कर देता है, ट्रायल कर लेता है, या फिर वो 83 सीआरपीसी के तहत कुर्की का आदेश दे देता है, या फिर किसी ऐसे दस्तावेज या पार्सल को जो डाक या तार प्राधिकारी की कस्टडी में है वहां तलाशी लेने के लिए वारंट जारी कर देता है, जो कि उसके क्षेत्राधिकार के बाहर की बात है, या फिर परिशांति कायम रखने के लिए वो प्रतिभूति की डिमांड कर लेता है, या सदाचारी बने रहने के लिए प्रतिभूति की मांग कर लेता है, या फिर उसने कोई अपीली पावर को क्षेत्र जुरिस्डिक्शन में ना होते हुए भी अपीली पावर को एक्सरसाइज कर लेता है, या रिविजनल पावर को एक्सरसाइज कर लेता है 397 के तहत। ऐसी अगर कार्यवाहियां कोई ऐसा मजिस्ट्रेट कर लेता है जो कि ऐसी कार्यवाहियां करने के लिए सशक्त नहीं है, एम्पावर्ड नहीं है, तो ये कार्यवाहियां उस पूरे मामले को दूषित कर देती हैं और ऐसी कार्यवाही वॉइड मानी जाएगी या शून्य मानी जाएगी। अगर सशक्त ना होते हुए भी कोई मजिस्ट्रेट इन कार्यवाहियों को भले ही सद्भावना पूर्वक कर रहा हो, लेकिन इसका जो इफेक्ट है गंभीर हो सकता है, किसी सामने वाले व्यक्ति को बहुत बड़ी क्षति हो सकती है, इसलिए ऐसी कार्यवाहियां अगर एक्सरसाइज कर भी ली जाती है कोर्ट द्वारा तो वो शून्य मानी जाएंगी, वॉइड मानी जाएंगी। अब देखेंगे 462 गलत स्थान में कार्यवाही। अगर गलत कोर्ट में आप चले गए, वहां कार्यवाहियां आपकी शुरू हो गई हैं, ट्रायल शुरू हो गया है या फिर ट्रायल कंप्लीट हो गया है, तो फिर उसका इफेक्ट क्या होगा? क्या उस कार्यवाही को शून्य घोषित कर दिया जाएगा या फिर ऐसा माना जाएगा कि ऐसी कोई कार्यवाही हुई ही नहीं है? नहीं, इसमें यह देखा जाता है कि क्या गलत कोर्ट में कार्यवाही कर लेने से किसी व्यक्ति को वस्तुतः कोई हानि हुई है, क्षति हुई है। अगर ऐसा हुआ है तो उस कार्यवाही को शून्य घोषित कर दिया जाएगा, परंतु अगर ऐसी गलती के कारण कोई वस्तुतः अन्याय नहीं हुआ है, यानी न्याय हो रहा है, तो ऐसी कार्यवाही को दूषित नहीं माना जाएगा या शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। 463 कहता है कि अगर सेक्शन 164 या 281 सीआरपीसी का अनुपालन नहीं किया गया है या प्रॉपर उसको फॉलो नहीं किया गया है, तब क्या होगा? तब भी यहां पे भी यही बात की गई है कि अगर यहां पे भी जस्टिस नहीं हो पाया है तब तो कार्यवाही दूषित मानी जाएगी, यानी अनियमित मानी जाएगी या फिर इसे शून्य घोषित किया जाएगा। परंतु अगर प्रॉपर 164 का फॉर्मेट पूरा फॉलो नहीं भी किया गया है, 281 का अनुपालन नहीं भी किया गया है, लेकिन
इससे मामले में कोई गलत असर नहीं हो रहा है, गलत इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो कार्यवाही एज इट इज चलती रहेगी, उसे शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। फिर देखते हैं 464। मान लीजिए किसी मामले में चार्ज ही फ्रेम नहीं किया गया है, या फिर उसके अभाव में चार्ज फ्रेम नहीं किया गया है और उसके अभाव में कोई गलती हो जाती है, तो उसका क्या प्रभाव है? यानी आरोप विरचित ना करने या उसके अभाव या उसमें गलती का क्या प्रभाव होगा? यानी चार्ज ही फ्रेम नहीं किया गया है या फिर चार्ज गलत तरीके से फ्रेम किया गया है। तो यहां पे भी यही बात की गई है कि अगर किसी मैटर में चार्ज फ्रेम ना करने की वजह से उसमें न्याय हो पाना असंभव हो गया हो, तभी उसे शुरू से चार्ज फ्रेम करने का ऑर्डर दिया जाएगा। परंतु अगर ऐसा नहीं है, चार्ज फ्रेम ना करने से भी ऐसी कोई अविधि मान्यता नहीं हो रही है, या फिर कोई अपीली कोर्ट या जो भी पुष्टिकरण वाली कोर्ट है या पुनरीक्षण न्यायालय है, उसकी राय में कोई अनजस्ट नहीं हो रहा है, अन्याय नहीं हो रहा है, तो अगर चार्ज फ्रेम नहीं भी किया गया है किसी मैटर में तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, कार्यवाही को दूषित नहीं माना जाएगा या उसका पूरी कार्यवाही को शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। फिर है निष्कर्ष या दंडादेश कब गलती, लोप या अनियमितता के कारण उलटने योग्य होते हैं। कोई भी मामला फाइनली डिसाइड हो चुका है तो उसका जो निष्कर्ष है या जो सेंटेंस पास किया गया है बाय कोर्ट, मान लीजिए उसमें कोई गलती हुई है, कोई चीजें लोप की गई है या अभाव हुआ है कि कोई मैटर उसमें होना था लेकिन उसका लोप उसमें दिख रहा है, वो है ही नहीं है, उसमें ओमिशन है, ओमिटेड है। तो अगर ऐसी अनियमितता हुई है तब क्या किया जाएगा? क्या उस कार्यवाही को उल्टा जाएगा? उलटना जरूरी है। उलटना तब जरूरी है, उस कार्यवाही को अल्टर करना तब जरूरी है जबकि न्याय तक ना पहुंचा जा सकता हो। लेकिन अगर उस जो सेंटेंस पास कर दिया गया है, जो निष्कर्ष लिख दिया गया है, उससे कोई असर, अगर उसमें कोई छोटी मोटी त्रुटि भी है, कोई अनियमितता भी हुई है, कोई लोप भी हुआ है, उससे कोई जस्टिस में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो कोर्ट उसको एज इट इज चलने देगा, उसमें कोई भी बदलाव लाने की जरूरत नहीं होगी। सेक्शन 466 कहता है कि त्रुटि या गलती के कारण कुर्की का अवैध न होना। मान लीजिए किसी मामले में किसी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया है, कुर्क कर लिया गया है, तो अगर बाद में कोर्ट की कोई ऐसी त्रुटि नजर आती है या कोई गलती नजर आती है तो क्या कुर्की को अपास्त कर दिया जाएगा या अवैध मान लिया जाएगा? तो इसमें 466 में कहा गया है कि इस संहिता के अधीन की गई कोई कुर्की ऐसे किसी त्रुटि के कारण या किसी ड्राफ्ट में अगर छोटी मोटी कोई गलतियां हो जाने के कारण विधि विरुद्ध ना समझा जाएगा, अनलॉफुल ना समझा जाएगा, जो समन, दोषसिद्धि, कुर्की की रिट या तत्संबंधी अन्य कार्यवाही में हुई है और न उसे करने वाला कोई व्यक्ति अतिचारी समझा जाएगा। आपकी प्रॉपर्टी को मान लीजिए जिसने कुर्क किया है, लेकिन बाद में समझ में आता है कि गलती या त्रुटि की वजह से कोर्ट ने इसको कुर्की का ऑर्डर पास किया है, तो क्या जिस व्यक्ति ने कुर्की किया है, अटैच किया है प्रॉपर्टी को, आपकी प्रॉपर्टी में घुस के, तो या फिर जिसने भी उसको लिया है, तो वो अतिचारी समझा जाएगा, ट्रेसपासर समझा जाएगा? तो नहीं। कोर्ट की छोटी मोटी गलतियां नजरअंदाज की जाती हैं जब तक कि उससे किसी को अनजस्ट ना हुआ हो, और ऐसी कुर्की अगर गलती या त्रुटि के कारण दी भी जाती है तो भी उस व्यक्ति को अतिचारी नहीं समझा जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगी, तब तक आप मेरा वीडियो देखते रहें, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।